नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। बात होगी नीट पेपर लीक की, जिसको लेकर एक तरफ जांच हो रही है लेकिन सियासत उस पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरीके से उससे निपटा जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, उनके भविष्य का सवाल है और भविष्य से राजनीतिक लाभ उठाना को लेकर एक सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया गया। आखिर नीट छात्रा आयुषी पटेल ने क्यों फर्जी आरोप लगाए? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आखिर बिना जांच के छात्रा का वीडियो शेयर क्यों किया गया? यह सियासत का एक विषय है और दूसरी तरफ कोर्ट की अहम टिप्पणियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पेपर लीक स्कैम पर सियासत हावी क्यों नजर आ रही है? हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है जिनसे करेंगे दहाड़ में आज चर्चा। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों का जिक्र, और सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्या पेपर लीक का राज खुलेगा? नीट पेपर लीक पर आखिर सियासत क्यों भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? नीट पेपर लीक मामले में ये मंत्री जी कौन हैं? छात्रों के भविष्य पर सियासत कितनी संजीदा है? विपक्ष ने नीट पर अभ्यर्थी का फर्जी वीडियो क्यों शेयर किया गया है, इसका जवाब विपक्षी दलों से पूछा जाना चाहिए और सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि कैसे न्याय इन स्टूडेंट्स को दिलाने की कवायद की जा रही है। धीरज कुशवाहा इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हानि बग्गा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अविनाश चंद्रा जी शिक्षाविद है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नीट के स्टूडेंट हैं हरेंद्र, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले हरेंद्र आप ही के पास आना चाहती हूं, क्योंकि कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और ये कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ उस एक नाम से है जिसने कहीं ना कहीं उन तमाम स्टूडेंट्स की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो वाकई में न्याय की मांग कर रहे हैं। मामला फर्जी निकला एक स्टूडेंट का, जिसके नाम पर सियासत जमकर हुई है। हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले, लेकिन आप सब स्टूडेंट्स के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिक मोहरा बने हुए हैं। यस मैम, ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा ना कि राजनीतिक दल पर अब ऐसा है कि बच्चों को सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं बस, कि बच्चों के मामले में हमारा भी काम हो जाएगा और सारी चीज हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे किसी भी राजनीतिक दल से वीडियो शेयर करवा के, अब जैसे आयुषी पटेल का वीडियो शेयर हुआ, दबा के शेयर हुआ, उसके पीछे किसी ने कोई जांच नहीं की, कुछ नहीं करा, बिना बात के वीडियो शेयर करने पे लगे हुए, शेयर करने पे लगे हुए, शेयर करने पे लगे हुए। एनटीए का उसकी तरफ से ट्वीट भी आया इस बात को लेकर, लेकिन उसके बाद भी उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई कि आयुषी पटेल सच बोलिए, सच बोलिए। जब आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप सच कैसे बता सकते हो चीजों का? आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। वो जो भी प्रूफ बता रही सब आपने क्रॉस चेक करेंगे, आप उसको दबा के शेयर कर रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों के वो होता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, क्या हमें भी विपक्ष भयकारी है? अगर इन लोगों को डी की मांग करें तो इनको भी विपक्ष भयकारी होगी। सिर्फ एक ही वजह से हम सब पे उंगली उठ जाती है। और यही सवाल मैं आज विपक्षी दलों से भी पूछना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हानि बग्गा साहब, प्रियंका गांधी एक वीडियो ट्वीट करती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अब तो उनका डेब्यू हो चुका है बाकायदा राजनीति में? हालांकि ये वीडियो उनकी तरफ से पहले ट्वीट किया गया, लेकिन उनके वीडियो को लोग देखते हैं, समझते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच मानते हैं जो वो कहती हैं। लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि इस मामले में थोड़ा सा और संजीदा या फैक्ट चेक करना चाहिए था कि आप कोई वीडियो अगर जारी भी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट की बातें कहीं कहीं कितनी सच्ची हैं? सियासत चमकाने के लिए क्या किसी भी स्टूडेंट को मोहरा बनाने के लिए आपकी पार्टी तैयार है कि सियासत चलनी चाहिए, इन बच्चों को न्याय मिले या ना मिले? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे देश में नीट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्र पूरे देश में परेशान है, और मैं आपको बता देता हूं कि सरकार बन गई है और नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा भी अगर कोई बना हो तो नीट का मुद्दा बना हुआ है, और सारे छात्र परेशान हैं। और तरह तरह की वीडियोस भी आई हैं, और तरह तरह के हमारे एनएसयूआई के लोगों के द्वारा स्टिंग भी किया गया है, कोचिंग सेंटर्स के लोगों से भी बात की गई, तरह तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। उस शुरुआती दौर पर, हेलो, हाँ जी, शुरुआती दौर पर जिस तरीके की जो वीडियो निकल कर आई और छात्र परेशान है लगातार, उसको देखकर ये सारा वीडियो जो अपलोड किया गया था, वो छात्रों की तरफ से परेशानी को देखकर वीडियो अपलोड किया गया था।
नहीं, यही आपका डिफेंस है बग्गा साहब? देखिए, नीट का जो परीक्षा जो छात्रों के साथ हुई है, छात्र परेशान है, पूरे देश में 24 लाख हानि छात्र बग्गा साहब परेशान सुनिए, है। ये हम सब जानते हैं और आज आप पहली बार इस चर्चा का हिस्सा कांग्रेस की तरफ से बन रहे हैं, लेकिन यहाँ जितने मेहमान बैठे हैं और जो स्टूडेंट आपको नजर आएंगे, हम कई दिनों से नीट का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं भी वही कह रही हूँ इस वक्त जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि नीट के स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए। अगर एनटीए की तरफ से गड़बड़ी हुई है, नीट को कंडक्ट कराने में गड़बड़ी हुई है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां भी हैं। मेरा सवाल आपसे कुछ और था, मैं फिर से उसको रिफ्रेश कर देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी वीडियो आएगा तो उसको आपके बड़े नेता, शीर्ष नेता साझा कर देंगे बिना क्रॉस वेरीफाई किए कि सही है या गलत है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब नीट का मुद्दा पूरे देश में चल रहा था, लगातार तरह तरह के वीडियोस हमारे सामने आ रही थी। कुछ इंस्टीट्यूट जो पैसा ले रहे थे, उस तरीके की वीडियोस हम लोगों के सामने आ रही थी। शुरुआती दौर में जिस तरीके का कंटेंट हम लोगों के पास आया था, हमारे लीडरशिप के पास आया, तो उन लोगों ने उस तरीके से कंटेंट को अपलोड किया था। ठीक है, तो उन्होंने कर दिया, बस कोई बात नहीं। अब उसके बाद मतलब क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, यही तो मैं पूछना चाह रही थी साहब कि क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। धीरज कुशवाहा जी, आपके पास आते हुए, लगातार हो रही कार्रवाई के बाद सवाल अब भी यही है कि ईओयू की टीम पूछताछ तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ जांच चल रही है, उस जांच पर सियासत हावी हुई होती नजर आ रही है। ऐसे में जहां सियासत का तड़का लग जाए, वहां पर न्याय की उम्मीद ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे और किस हद तक करेंगे? पूर्णिमा जी, आप जानती हैं कि 24 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली बिहार में सरकार है। हम लोग तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, इस पे सभी दलों को एक साथ आना चाहिए और इस पर हल्ला नहीं करना है। चूंकि है क्या ना कि आप देखी होंगी कि जो ही मामला उठा, पटना प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई किया, कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है और अभी जांचें चल रही है। जब जांच चल रही है तो नए नए खुलासे हो रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। इस पर कोई विपक्ष वाले टिप्पणी करे ना करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग दोषियों को बख्शेंगे नहीं, उन लोगों को जेल भेजेंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार के ही नहीं, पूरे देश का यह मामला है और पहले से भी आप जानते हो कि कई मामले बिहार में हुए थे। लेकिन धीरज कुशवाहा साहब, हो तो सब कुछ प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे घट रहा था ना। अब आप प्रिमिटिव मेजर्स तो ले नहीं पाए, अब आप कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हम बख्शेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे। राजनीतिक मुद्दा नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। मैं ये कह रही हूं कि प्रिमिटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए गए, जब बार बार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। शुरू के दिनों में तो किसी ने नहीं कहा कि गड़बड़ी है। जब गिरफ्तारियां होने लगी, जब तमाम खुलासे होने लगे, कैसे कमरा बुक किया गया, कैसे सेंटर्स थे, वहां पर उनको बाकायदा रटाया गया, जो एग्जाम उनको पता था सवाल आने हैं वही क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित थे, सब कुछ हुआ ना सर। लेकिन ये किसकी नाक के नीचे हुआ? पूर्णिमा जी, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं, हम लोगों ने कभी पाला झाड़ा है क्या? हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई किया है और पीछे से भी इतिहास रहा है कि कई इस तरह के मामले आए थे। सरकार के आईएएस अधिकारी, बिहार प्रशासनिक के अधिकारी, यहाँ तक कि गुजरात के कई प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हमारे पटना के बेउर जेल में सड़ रहे हैं। हम लोग बकसने वाले नहीं हैं, इस पर हम लोग एकदम संवेदनशील है। चूंकि है क्या ना, देखिए इसको व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाए, 24 लाख बच्चे के साथ साथ उसके साथ परिवार जुड़ा हुआ है। ये करोड़ों लोगों का भावनाओं का है, समझिए। आप देखी होंगी कि मामला यह है कि पिछली बार 650 पर पटना का पीएमसीएच मिल गया था और अभी 650 पर किसी को डेंटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए बच्चों का भविष्य क्या मामला है, इस पर ज्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से। बाकी तो कांग्रेस और आरजेडी वाले लोग, इंडी गठबंधन वाले लोग, ये तो केवल भारत चलाने वाले हैं। मैंने तो उनसे क्लियर सवाल पूछा, मैंने कहा क्रॉस वेरीफाई नहीं कीजिएगा क्या? वीडियो पोस्ट करने से पहले आपका शीर्ष नेता तो कोई भी वीडियो आएगा तो पोस्ट कर देगा। पूर्णिमा जी, नेता बड़ा हो छोटा हो उसके कुछ समर्थक होते ही हैं, लेकिन बड़े राजनेताओं को कोई भी अगर वीडियो आता है या कोई भ्रामक चीज आती है तो उस पर थोड़ा एक बार जांच कर लेना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके बाद उस वीडियो को पोस्ट करना चाहिए। क्योंकि एक प्रियंका जी हैं, इनका एक अच्छे फॉलोअर्स लोग भी हैं, ये लोग पुराने राजनेता रहे हैं, तो ये सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए हर एक चीजों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा जी देखिए, हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के विचारधारा को समझते हैं। देखिए ये किसी जात धर्म और किसी को पक्षपात करके काम नहीं किए हैं,
ये निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, उसी का देन है कि आज पिछले 18-19 सालों से बिहार में राज कर रहे हैं। ठीक है, निमिर रस्तोगी आपके पास आते हैं, फिर सौरभ जी आपके पास आऊंगी। निमिर रस्तोगी, आम आदमी पार्टी इसको लेकर प्रोटेस्ट लगातार कर रही है, आपकी साथी रही कांग्रेस पार्टी, अब तो नहीं है, आप लोगों की राहें अलग हो चुकी हैं, हालांकि अलायंस का अभी भी आप लोग पार्ट हैं, लेकिन ऐसे में एक तरफ इनकी तरफ से एक वीडियो साझा किया जाता है, अल्टीमेटली निकलता है कि वो फर्जी है, जो आरोप लगाया गया वो बेबुनियाद है, बल्कि वो स्टूडेंट खुद ही फर्जी निकलती है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके की पॉलिटिक्स के बीच घिर के कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए वो इससे बाधित होता है? क्योंकि पॉलिटिक्स तो अपनी अपनी सभी पार्टीज की चल रही है और इसमें एक रो में सबको मैं शामिल करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि असल मायने में स्टूडेंट्स को न्याय कैसे मिलेगा अगर सियासत भारी पड़ जाएगी उस पर? पूर्णिमा जी, मैं एज अ डॉक्टर, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है स्टूडेंट्स की, फैमिली की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, एंटायर इकोसिस्टम। तो ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना पैन इंडिया लेवल का स्कैम है, इतनी बड़ी धांधलेबाजी है कि सब कुछ काम छोड़ के सबसे पहले इस पर राजनेताओं को एंड पॉलिटिशियंस को अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे एजुकेशन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन सब प्रभावित होती है। बच्चों का मनोबल टूटता है, परिवार का मनोबल टूटता है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो राजनीति तो इस पे होगी ही, क्योंकि ये राजनीतिक ही विषय है। इट इज अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि इसके लक्षण और आसार बहुत पहले से नजर आ रहे थे, लेकिन क्योंकि कुछ एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए कोई डेटरेंट अभी तक इन लोगों को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ऑडेशियस हो गए हैं। पूरे पेपर बिक रहे हैं, लीक हो रहे हैं। जिस स्टूडेंट के फिजिक्स में 1 मार्क आ रहा है वो टॉप कर रहा है। अब आप सोचिए, ऐसा स्टूडेंट जब डॉक्टर बनेगा तो वो किस तरह का डॉक्टर बनेगा, उसका नॉलेज बेस, उसकी कैपेबिलिटी, उसका पोटेंशियल कैसे होगा। सो इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। इट इज मोर सीरियस than Vyapam Ghotala. It's more serious than any other fraud that is happening, because it is tampering with the young generation. जो हमारा फ्यूचर है हम उसी को बर्बाद कर रहे हैं। So every political party should come on board and collectively make effort. इसके बहुत सारे रेडिकल सोल्यूशन हो सकते हैं। जब आप सोल्यूशन की बात करेंगी तो मैं बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे सोल्यूशंस पर ही बात करूंगी। उससे पहले अविनाश चंद्र आपके पास आते हुए, जो कुछ भी अभी कहा गया मेहमानों की तरफ से, मैं इसको ऐसे समझना चाहती हूँ आपसे कि कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है ना, ये तो राजनीति का विषय है ना, लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते आप इसको राजनीति से कितना जोड़ पाते हैं? क्योंकि मैं कम से कम इसको राजनीति से इसीलिए रिलेट नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मकसद है, अपनी अपनी राजनीति है। इसको अपनी राजनीति का हिस्सा बनाने के साथ साथ एक शिक्षाविद होने के नाते स्टूडेंट्स को, और ये जब तमाम खुलासे और एक्सपोज हो रहे हैं, जो फर्जी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, इसको लेकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय की मांग में एक डेंट पड़ रहा है, उसकी गंभीरता कम हो रही है? जी बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए जिस दिन से ये अनर्थ हुआ था, ये मामला जब इसका खुलासा हुआ था, और जिस तरीके से सारे लोग, छात्र, मीडिया और संवैधानिक संस्थाएं, सारे लोग बड़े वोकल हो रहे थे और इसके बारे में आवाज ऊंची कर रहे थे, छात्रों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तब से ही मन में ये एक खटका जरूर लग रहा था कि कहीं बीच में कोई पेटी पॉलिटिक्स ऐसी ना हो जाए जिससे ये मुद्दा डिरेल हो जाए और कहीं का कहीं और चला जाए। और ये ऐसा अब देखने में आ रहा है। निम्मी जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि ये एक बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, तो राजनीति तो होनी चाहिए, लेकिन राजनीति पेटी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस तरीके की कि आप चीजों को बजाय उसके मुकाम पे पहुंचाने के आप उसे डिरेल कर दें और किसी एक पक्ष को आप पे आरोप लगाने का और आपको किसी और पे आरोप लगाने का, और सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप में मामला उलझ कर रह जाने का, जैसा कि हमने पिछले और कई मामलों में देखा है कि जहां बहुत बड़े बड़े आंदोलन इस तरीके के होने को होते हैं, वहां कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं और मुद्दा डिरेल हो जाता है। मेरा सबसे यही निवेदन ये है कि आप लोग कृपया छात्रों के हित में जब भी कोई किसी तरीके का स्टेटमेंट दें या कोई वीडियो शेयर करें या कुछ भी ऐसा करें, तो जरूर उसकी सत्यता को जांच लें।
अदरवाइज ये हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और ये एक इतना बड़ा मुद्दा है छात्रों के लिए, ये बिल्कुल हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो एनटीए है, मैं इससे पहले वाले भी आपके कार्यक्रम में जब लाइव था तो मैंने उस समय भी ये कहा था कि देखिए 2-3 बड़े बड़े मुद्दे एक साथ हैं इस नीट अप्रोर में। एक तो है पेपर लीक होने का, दूसरी चीज है कि एनटीए की विश्वसनीयता का, कि किस तरीके से ग्रेडिंग हो रही है, किस तरीके से मार्किंग हो रही है, किस तरीके से ग्रेस मार्क देने में गड़बड़ी हो रही है, और किस तरीके से जब अगर कोई शिकायत आई, शुरू में ही शिकायत आई, अगर उसमें जांच करने के लिए अगर कुछ कड़े कदम उठाए गए होते तो आज मुझे लगता है स्थिति कुछ और रहती। लेकिन एनटीए ने सबसे पहले तो उसे डिक्लाइन मोड में था, उसे डिनाई किया, फिर धीरे धीरे जब केसेस होने लगे, एफआईआर दर्ज होने लगी, तो फिर खुलासा हुआ कि क्योंकि गलत सेट पेपर ओपन हो गया था इसलिए ग्रेस मार्क दिए गए हैं। ना उसके बारे में कोई विस्तार से पहले ऐसी कोई जानकारी थी कि अगर इस तरीके का सिचुएशन होता है तो हमारे पास ये मैकेनिज्म है, हम इस हिसाब से उसकी मार्किंग करेंगे और ग्रेडिंग करेंगे। ये सारी कुछ भी नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने ग्रेस मार्क दिए हुए हैं। ग्रेस मार्क दिए हैं तो कितने छात्रों को दिए हैं इसकी डिटेल जारी करने में 3 से 4 दिन उनके पास लग गए। अब उसके बाद जब उन्होंने बता भी दिया कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया है, तो वो अब उनका डिटेल इशू कर पाने में असमर्थ है। इसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो अब ये बड़ी विकट स्थिति हो गई है कि क्या दोबारा परीक्षा कराई जाए, क्या एक ऐसा मैकेनिज्म निकाला जाए कि किसी भी छात्र का अहित ना हो। क्योंकि देखिए, साल भर 2 साल से अगर कोई छात्र तैयारी कर रहा है एक परीक्षा के लिए, उसने परीक्षा अभी खत्म की है, और आप अगर आनंद फानंद में कोई एक परीक्षा आयोजित करा भी देते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे ने बढ़िया परफॉर्म किया था या जिसकी बढ़िया तैयारी थी वो अगले एग्जाम में भी वैसा ही परफॉर्म कर पाएगा। तो मुझे ये भी डर है कि कहीं उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले बार से भी खराब ना हो जाए। और हमने ये देखा है कि डिप्रेशन में मेडिकल और इंजीनियरिंग के डेफिनेटली अविनाश जी, बहुत इसमें मेजर पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोचिए, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और क्योंकि हरेंद्र भी हमारे साथ है, एक स्टूडेंट कितना हतोत्साहित होता है, ना सिर्फ वो स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, उनके साथ हर किसी का एक बड़ा स्ट्रगल होता है। और अगर इतने बड़े एग्जाम में धांधली की ऐसी बातें आने लगे तो जाहिर है सौरभ दुबे सवाल तो उठेंगे। ये कैसी परीक्षा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसमें परीक्षा लेने वाले फेल हो गए हैं, जिन्होंने परीक्षा ली वो फेल हो गए हैं, और ग्रेस मार्क्स देने वालों का नंबर आप देखिए 1563, टॉप करने वालों की संख्या आप देखिए जो 2-3 थी वो कहां 67 तक पहुंच गई। मतलब एक एक करके आपके लूप होल्स निकलते आए। लेकिन एनटीए क्या करता रहा? कुतर्क पे कुतर्क, कुतर्क पे कुतर्क, एक बात को बचाने के लिए आप बार बार उसको कवर अप करते रहे। देखिए, ये आप कह रही हैं कि जो फेल हो गया है, मैं तो मानता हूं कि पूरा शिक्षा तंत्र फेल हो गया है। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें जिस प्रकार से माफिया, शिक्षा माफिया जो है वो वर्षों से लगातार इस तरह की जो है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम देश के राज्य हों, उसमें लगातार एक के बाद एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और बावजूद उसके कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं है। लगाम इसलिए नहीं लगाने को तैयार है क्योंकि इन शिक्षा माफियाओं को कहीं ना कहीं जो है वो नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, और नेताओं के संरक्षण प्राप्त होने की वजह से बिहार का एक शिक्षा माफिया आप देखिए, वो लगातार जेल के अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर से वो एक परीक्षा लीक कराता है, फिर जेल के अंदर जाता है, और फिर एक पार्टी उसको जो है वो टिकट भी देती है चुनाव लड़ने के लिए। वो बकायदे उस पार्टी के चुनाव पे उस पर चुनाव लड़ता है टिकट लेकर के, और फिर उसके बाद जेल जाता है। मतलब आप समझिए, नाम तो आप जानते ही हैं, डॉन भी लिखता है नाम के आगे, नाम के आगे डॉन भी लिखता है, और सब जानते हैं। तो ये शर्मनाक है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। शिक्षा माफियाओं पर जो अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकारें, और मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जिस प्रकार से प्रियंका गांधी अगर कोई ट्वीट करती हैं बिना सोचे समझे, और वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता आकर के उनके ट्वीट दिखाते हैं, तो एक आदमी गलत ट्वीट करता है और दूसरा आदमी उसकी अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ ये दिखाता है कि देखिए इन्होंने गलत ट्वीट कर दिया तो मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाऊंगा। ये शर्मनाक है देश के लिए। अगर आपको लगता है प्रियंका गांधी ने गलत ट्वीट किया है और इनको मोड़ रही है, मतलब जो गुनाहगार उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, या गुनाहगारों को जो है वो पीछे के दरवाजे से छुपा करके राजनीति उस पर की जा रही है, तो आप जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए प्रियंका गांधी पे। अभी जदयू के प्रवक्ता भी यहाँ पर आराम से
कह दिया उन्होंने कि प्रियंका गांधी के फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, उनको ऐसा नहीं। अरे भाई कैसे आप कह रहे हैं? आप कितने सीरियस हैं इस इशू को लेकर के? आपको गंभीर होना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी ने गलत ट्वीट किया है, आपको तत्काल जाकर के वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक मामला जो अभी आया, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब पेपर लीक हुआ, योगी आदित्यनाथ स्वयं आगे आए और वहां पर उन्होंने आकर के स्वयं परीक्षा रद्द कर दी, बोली 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराएंगे। उन्होंने एक सीख ली और कहा इस बार जो है कड़ी कार्रवाई उन माफियाओं पर होगी और जिनको जिनको दंडित पाया गया उन पे बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो कम से कम अगर आप नेता जो है, राजनेता, अगर अफसरशाही पे रोक नहीं लगा सकते, शिक्षा माफियाओं पे रोक नहीं लगा सकते, तो कोई एक ऐसा कड़ा कानून तो बना सकते हैं कि अगर कोई भी दोषी पाया जाता है इसके अंदर जो है, तो उस पर जो है कम से कम इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि जीवन में दोबारा कोई ऐसा प्रयास करने की इसलिए ना सोचे कि एक बच्चे से पूरे परिवार का भविष्य जुड़ा है। लोग खेत बेच बेच करके आखिर घोटाला क्या है बताइए आप? 30-30 लाख रुपए बता रहे हैं इसके लिए लिए गए, 40-40 लाख रुपए लोगों ने लिए हैं इसके लिए। ये पूरा माफिया तंत्र, शिक्षा माफिया तंत्र जो है खरबों रुपए की उगाही हुई है और उसके बाद सरकार को जो पैसे गए हैं वो अलग है। एक सीट बेची गई है, बकायदा सीट बेची गई है। और यहाँ पर जो है बेशर्मों की तरह लोग कहते हैं कि इसको बड़े आराम से हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। अरे उनका परिवार रो रहा है, खेत बेच करके उन्होंने पैसा दिया है। और वही आप देखिए, अगर इस तरह के आप डॉक्टर बनाएंगे तो जिस प्रकार से कोविड में हमने देखा था, लाशें दिख रही थी अस्पतालों के अंदर और वो सिर्फ डॉक्टरों की गड़बड़ी से हुई थी। कोई भी किसी को रेमडेसिविर लगा दे रहा बिना जाने बूझे। मैं स्पष्ट रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है उस समय वहां पर फेलियर था डॉक्टरों का, और वो डॉक्टर ऐसे ही शिक्षा माफियाओं के पाले पोसे हुए लोग हैं जो पैसा दे करके अपने आप को टॉपर बनाते हैं और उसके बाद सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं। आपने उस पर रोक लगाने का, अगर देश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम नहीं होता तो इस देश की राजनीति पे शर्म आना चाहिए लोगों को, कोई भी पार्टी हो। अगर आप इस पे लगाम नहीं लगा सकते शिक्षा और स्वास्थ्य पे, हर प्रत्येक व्यक्ति को इस देश के लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, उसको शिक्षा और स्वास्थ्य जो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं हम, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं हम बेसिक जो जरूरत होती है हम उसमें राइट टू एजुकेशन को रखते हैं। और जाहिर बात है कि धीरज कुशवाहा जी सवाल तो उठेंगे ना, एक लाइन ये कह देने से कि नहीं हम तो शुरू से बोल रहे हैं, हम तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम तो किसी को बख्शेंगे नहीं। सर मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिहार में इससे पहले पेपर लीक के कितने मामले सामने आए, बिहार में मुन्ना भाई कितने पकड़े गए, बिहार में कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट हुए जिसमें बाहर चीटिंग कराने वाले एग्जाम सेंटर के कैसे खिड़कियों पर लटके हुए नजर आए। आप कहेंगे तो मैं तस्वीरें दोबारा से फिर से स्क्रीन पर चलाने की कोशिश करूंगी, लेकिन इतिहास ये बताता है कि इस मामले को लेकर संजीदगी है कहां, और उस पर चेरी ऑन द टॉप एनटीए की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं जिस पर यकीन करना अब एकदम नामुमकिन सा हो चला है। जी पूर्णिमा जी, कुशवाहा जी आप देखिएगा पूर्णिमा जी कि बिहार सरकार तमाम सारी चीजें कर रही है जो एक राज्य के अधीन अच्छा आता क्या है। कर रही है, चलिए लेकिन बताना अभी शुरू दुबे करिए जी कुशवाहा जो जी, बोल रहे हैं बताना शुरू करिए कि क्या कर रही है। हम लोग बोल रहे हैं, देखिए हम ये पूछना चाहते हैं कि देखिए उसी कुशवाहा लोकतंत्र जी ने बताइए कि आपको क्या भी कर रही अधिकार दिया है दुबे है, जी। क्या कर रही है बिहार की सरकार, बताइए अभी मुझे, जांच में कैसे सहयोग कर रही है, क्या कर रही है, ये सब कुछ नाक के नीचे ना होता सरकार प्रशासन के, इसके लिए क्या किया गया था? जो कुछ हुआ है बिहार सरकार ने ही किया है। आप देखिए तो बिहार सरकार का ही देन है। देखिए हम लोग राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करते हैं, गठबंधन की राजनीति जरूर है, लेकिन हम लोग कोई भी गड़बड़ी हो उस पर हम लोग किसी का संरक्षण नहीं देते हैं, आप भी जानती है पूर्णिमा जी। लेकिन अब देखिए अभी दुबे जी कह रहे थे, एक विश्लेषक है, बहुत ज्यादा हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, इनको भी लोकतंत्र ने अधिकार दिया है। जब ये भी वोट करते होंगे तो किसी न किसी दल को करते होंगे या नोटा को करते होंगे, थोड़ा हमको ये बता देना है कि किस दल को ये वोट किए थे, तुरंत 2 मिनट में हम बता देंगे। आपके सामने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, मैंने आपके सामने मैं नीतीश कुमार जी की भी तारीफ करता हूं, उससे क्या हो जाएगा जरा बताइए आप? उससे आप इन पापों को छुपा लेंगे? मैं आप पे व्यक्तिगत प्रहार थोड़ी ना कर रहा हूं कोई, मैं आपके राजनीतिक तंत्र जो आप बताइए हम लोग छिपा रहे हैं, मैं लालू यादव के समय जो चल रहा था, जो मुलायम सिंह यादव के समय चल रहा था, खुल करके नकल कराई जाती थी, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। आपके सामने लालू यादव का जो शिक्षा तंत्र था उसकी कड़ी निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव के समय जो शिक्षा माफिया चलाया जा रहा था और रोज नकल करा के बच्चों को पास कराया जा रहा था,
अंग्रेजी माध्यम तो बंद ही कर दिया गया था, हिंदी पढ़ा पढ़ा करके कि हिंदी में पढ़ेंगे और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम बंद कर दो, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को लागू किया था, उसकी कड़ी निंदा करता हूं मैं। लेकिन आप बताइए, आप एक परिवार से जुड़े होंगे, इसमें किसी एक का बेटा तो नहीं है, बीजेपी के लड़के, बीजेपी के कार्यकर्ता के भी बेटे होंगे जिन्होंने परीक्षा दी होगी, जदयू के कार्यकर्ता भी होंगे जिनके बेटों ने परीक्षा दी होगी। तो ऐसा सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, आप समझिए इस बात को, बिल्कुल, ये एक बड़ा दुबे जी बड़ा यही बड़ा कहना बड़ा चाहते हैं इशू हम है कि और हमारे इस भी पर बच्चे लगाम हैं, लगाने की जरूरत है। हमारे आप भी बच्चे अधिकारियों हैं। पर कब लगाम लगाएंगे? अधिकारियों पर राजनेता दबाव क्यों नहीं बना पाते, कड़ा कानून क्यों नहीं बना पाते? इन अधिकारियों के अंदर में जो है इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। ठीक और है, राजनेता जवाब आप लोग उनसे जो ले है लेते हैं, चुपचाप बैठे जवाब ले रहते हैं। लेते हैं, फिर हेडलाइंस के लिए रुकना होगा। जल्दी से कुशवाहा जी। देखिए पूर्णिमा जी, हम पहले भी आपसे बताए कि जो भी राज्य सरकार के अधीन जो है वो कार्य किए जा रहे हैं और पत्र भी लिखा गया है, बहुत सारा जवाब भी आया है। जब मौका आएगा तो सार्वजनिक भी किया जाएगा, आप जानती हैं। मंत्री और जी ये कौन है बताने की कुशवाहा जरूरत जी? नहीं है मंत्री जी कौन है? मंत्री जी कौन कौन है? इसका भी खुलासा हो जाएगा। कौन है बताइए? हो जाएगा, ये प्रशासन द्वारा दे दी जाएगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, हम तो पहले से भी कह नहीं रहे सर, हैं कि धैर्य रखने वाली बात होती तो धैर्य रखा जाता है ना पूर्णिमा जी। नीरज देखिए कुशवाहा जी। हमारे भी 2 ये बच्चे हैं। ऐसा संजीदा मामला है तो ये बहुत अच्छी बात है कुशवाहा साहब कि आपके भी 2 बच्चे हैं और आप इस बच्चे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप इसको 2025 समझिए, में एग्जाम देने क्योंकि ये वाले हैं। समझना काफी बहुत जरूरी गंभीर है। मामला है ये। अगर आप जैसे लोग नहीं समझेंगे जो इन पावर हैं तो इन बच्चों का होगा क्या, मैं ये सोच रही हूं। और ऐसे कुछ लोग जो इन पावर बैठे हैं, जो ऐसे बच्चों के लिए बुरा कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा, मैं तो ये भी सोच रही हूं सर। हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि आप जांचें चल रही है और मंत्री जी का नाम आया है, उस पर भी थोड़ा सा हो जाने दीजिए कंफर्मेशन। सब कुछ किया जाएगा। वो हमारे अपने दल के हो या में महागठबंधन के हो या बीजेपी से हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप जानती हैं कि संविधान में ने सबको बांध रखा है। हमारी जितनी सीमाएं हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट हम लोग पॉजिटिव देंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य का मामला है। इस पर तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये मामला हम लोगों के ही द्वारा उठाया गया है, इस पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हरेंद्र धैर्य रखने को कह रहे हैं, मंत्री जी नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता साहब फिलहाल कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। मुझे ये समझाइए कि इतने स्टूडेंट्स जिनका भविष्य अधर में लटका है, पता नहीं अगर रीनीट की बात हो जाएगी तो मैं तो उसको लेकर भी इस वक्त संशय की स्थिति में हूं कि अगर रीनीट भी मान के चलिए कि एक ऑप्शन बनता है कि सभी री एग्जाम देने लगे, तो उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वाकई में मेहनत करके एक अच्छा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा, उनके साथ भी न्याय होगा या नहीं होगा? जिनके ग्रेस मार्क्स हटाए गए हैं उनके साथ किसी तरीके का अन्याय तो नहीं होगा? जिनके वो ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद जिनकी रैंकिंग कम हो गई है, उनके साथ पूरी तरीके से न्याय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जी मैम, धैर्य रखने की बच्चा भी कब तक धैर्य रखेगा, क्योंकि 1 साल तक पूरी तैयारी करना, उसमें हर एक चीज को छोड़ना, हर एक चीज त्यागना, उसके बाद पेपर में प्रेशर हरेंद्र सुन पा रहे हैं आपको? ठीक है, बगा साहब एक बार फिर से आपके पास आते हुए मुझे सियासत से ऊपर उठकर बताइए, इस मामले का समाधान किस तरीके से देखते हैं आप? सियासत से ऊपर उठकर लेकिन जवाब दीजिएगा साहब। देखिए, एक ही चीज है इस मामले का समाधान, ये है कि रीनीट कराया जाए छात्रों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि जिन छात्रों ने पढ़ाई की होगी, अच्छे से पढ़े होंगे, जिन छात्र हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जिन छात्रों ने पढ़ाई की होगी तो निश्चित तौर पर फिर से पुनः एग्जाम दे पाएंगे और रीनीट के अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे द्वारा लगातार इस पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं छात्रों के साथ, नीट के छात्रों के साथ। हम लोगों ने जंतर मंतर में भी धरना दिया था कि रीनीट का परीक्षा कराया जाए, और इसमें सभी छात्र ये चाहते हैं कि फिर से एनटीए को बैन किया जाए, एनटीए को तुरंत बैन करके उसके खिलाफ सीबीआई की जांच की जाए और नीट परीक्षा पुनः करवाई जाए, ताकि 24 लाख जो छात्र हैं उनके भविष्य तक खिलवाड़ ना हो। नहीं, लेकिन अगर रीनीट कराना होता तो सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कहता कि आप सिर्फ उन लोगों को लेकर फैसला लीजिए जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। आप देखिए, गिरफ्तारियां हो रही हैं,
पटना में, गुजरात में गिरफ्तारियां हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, तो उसको इतने सारे मामले इसमें बन रहे हैं, ब्लैंक चेक मिल रहे हैं, 40-40, 50-50 लाख के चेक्स मिल रहे हैं जहां सेंटरों से मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप इसको कैसे देखेंगे? एक ही ऑप्शन है, इसमें रीलीड कराया जाए ताकि जितने 24 लाख छात्रों के साथ अन्याय ना हो पाए। ठीक है हरेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैम वही कह रहा हूँ कि अपने बच्चों ने मेहनत से करा है, तो मैम इतना प्रेशर बच्चा हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप 1 महीने के अंदर ही परीक्षा करा दोगे दोबारा। अब इतना प्रेशर झेलने के बाद आप बच्चा पेपर करेगा तो उसकी एफिशिएंसी तो कम होगी। बच्चा पढ़ा लिखा है ठीक है, लेकिन वो 3 घंटे 20 मिनट का प्रेशर बहुत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात में तो जैसे वो ग्रेस मार्क्सिंग से हटाया ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों के हटाया उनको रीनीट की द्वारा कही है, दोबारा भी रीनीट होगा तो वो तो है तो स्टूडेंट ही, कोई क्रिमिनल थोड़ी है वो कि उनको एक ही साल में 3 बार पेपर करा देना, उनका 3 बार उस मेंटल प्रेशर से गुजारना, तो मैम है तो वो भी। लेकिन रीनीट के अलावा कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है, रिवोल्यूशन हो नहीं सकता। रिवोल्यूशन कहाँ तक करोगे आप? क्योंकि 30-40 हजार तक टीचर पहुंच गए, रिवोल्यूशन होता तो 15-63 से हो जाता। लेकिन इस समय रीनीट ही एक मात्र ऑप्शन है, क्योंकि जो बच्चे पेपर लीक की वजह से ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होगा कि आधे बच्चों की तो अभी लिस्ट खुलेगी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रीनीट नहीं करा सकते, क्योंकि अभी वो इस वहां पे चल रही है कि रीनीट ना होकर कोई और अदर ऑप्शन हो जाए, वरना रीनीट कराना तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर कि उसे रीनीट करा सके। अविनाश चंद्रा जी, आपसे सवाल लूंगी उसका, और उसके बाद निमिर रस्तोगी मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन चंद्रा साहब ये समझाइए जरा मुझे कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर 0.001% भी ऐसी संभावना है कि कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो उसको आप एक्सेप्ट करिए, आपको लगता है कि किसी में इतनी हिम्मत है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो उसको मानकर खड़ा हो जाए कि जी हाँ हमसे गड़बड़ी हुई है? और उससे ऊपर जरा एक और मैं कुतर्क है, तर्क है, मैं समझना चाहती हूँ। ये ग्रेस मार्क्स के जो दिया गया, इसमें एक आधार ये बताया गया कि किताबें और उसमें सिलेबस में कुछ चेंज। एनसीईआरटी तो ये कह रहा है कि ये 4 साल से किताबें उपलब्ध हैं, फिर एनटीए की दलील तो बेमानी साबित होती है। जी पूर्णिमा जी, जिस तरीके से एनटीए की तरफ से नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं या नई नई चीजें हो रही हैं, शुरू से ही, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पहले तो बिल्कुल डिक्लाइन मोड पे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर एफआईआर होती है, फिर एक मामला पकड़ा जाता है, फिर दूसरे स्टेट पे भी वैसे ही मामला सामने आता है। इसके बाद धीरे धीरे होने लगती हैं चीजें, फिर पता लगता है कि कुछ जो छात्र हैं जिन्होंने अपने आंसर शीट मांगे हैं उनको गलत आंसर शीट दी जाती है या दिया नहीं जाता है, डिलीट किया जाता है। एक छात्रा का मैंने देखा कि उनको इसलिए डिनाई कर दिया गया था, इसलिए बोला गया कि आपकी ओएमआर शीट जो है वो फटी हुई थी। बाद में उसकी फटी हुई ओएमआर शीट दी गई जिसमें उसका था कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं और मेरे जो मार्क्स हैं वो और ज्यादा आने चाहिए। खैर, इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो ये तो तय है कि शुरू से ही इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि कोई गड़बड़ी यहाँ पे हुई है। क्या ही अच्छा होता कि कोई भी एजेंसी जिसे शुरू में ही अगर ऐसी चीजें आई थी, छात्रों की तरफ से इस तरीके से कंप्लेन आए थे, तो उसको गंभीरता से लेती, उसके तह में जाने की कोशिश करती, तो किसी को भी ये शक सुबह नहीं होता कि इसमें बड़े स्तर पर लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब डिनाई किया जाने लगा या चीजों को इस तरीके से छिपा के बताना, बता के छिपाना वाली चीजें होने लगी, तो कहीं ना कहीं संदेह और गहरे होते गए और आज उसी का परिणाम है कि छात्र इसमें उद्वेलित हो रहे हैं और अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए। देखिए, आराम से लोग कह देते हैं कि आप उसकी दोबारा परीक्षा करा लीजिए, लेकिन ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। नीट जैसे परीक्षा के लिए ये बिल्कुल ये ऐसा सोल्यूशन नहीं है। हमारे साथ छात्र जो हैं उन्होंने भी कहा कि आप 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा करा लेंगे और किस तरीके से छात्र कौन सा क्या परफॉर्म कर पाएगा, कैसे करेगा, ये बहुत ही चिंता की सबब है। अगर हम ये भी कहें कि जो टॉप के 10% मार्क्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी ही खाली रीनीट कराई जाए और बाकी सबको ये ऑप्शन दे दिया जाए कि अगर जिन लोगों को लगता है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो एग्जाम दें या ना दें। क्योंकि ये देखिए, इतने बड़े लाखों की तादाद में अभ्यर्थी हैं, आप मुझे नहीं लगता है कि अभी हाल फिलहाल में जो सोल्यूशन सुझाए जा रहे हैं वो छात्रों के हित में है। वो छात्रों के हित में बिल्कुल भी नहीं है और इसमें गंभीरता से बैठ के हमें कुछ ऐसी चीजों को ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या ये आपको लगता है कि ये इसका समाधान है, जो फैसला लिया गया कि भाई जो 1563 स्टूडेंट्स हैं या तो ये री एग्जाम दे दें या इनके ग्रेस मार्क्स खत्म कर दें, क्योंकि इनके ग्रेस मार्क्स खत्म करने से नेचुरली इनकी रैंकिंग नीचे चली जाएगी
और जिनके नंबर उसकी वजह से ज्यादा आएंगे उनकी रैंकिंग ऊपर चली जाएगी। तो आपको लगता है कि एक समाधान है? ये ग्रेस मार्क एकदम से कैसे खत्म कर देंगे मैडम? हाँ। जब आप ये कह रहे हैं, आपने तर्क दिया कि उनका समय जाया हुआ या किसी भी रीजन से जिसके लिए कि एनटीए जिम्मेदार था, उन्हें उनका पूरा नहीं, मौका वो तो कह रहे हैं ना कि वो खत्म कर देंगे। अवनीश जी वो कह रहे हैं कि वो खत्म कर देंगे ग्रेस मार्क्स। कि अभी बहुत सारे आइडिया फ्लोट हो रहे हैं, कुछ भी कोई सुझाव दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया है उनके साथ कुछ ऐसी चीज हुई थी, जैसे उनको गलत के पेपर मिल गए थे, या आपने जैसा अभी बताया कि किसी और किताब से कुछ और क्वेश्चन आ गए। हालांकि ये चीजें मैं बाय नहीं करता हूँ कि नीट जैसी परीक्षा है उसमें आप ये कहें कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक में से क्वेश्चन नहीं आया इसलिए आपको ग्रेस मार्क दे देंगे, ये फिजूल की बातें हैं। तो लेकिन आप ये मान रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसे छात्रों के साथ हुआ था जिसके कारण उनको ग्रेस मार्क देने की जरूरत पड़ी थी। अब आप कहेंगे कि उनके ग्रेस मार्क वापस ले लो, ये कौन सा तर्क होता है? तो जो गड़बड़ी आपकी तरफ से हुई है तो उसका भुगतान आपको करना चाहिए, ना कि किसी एक छात्र को इसका भुगतान करना। अविनाश चंद्रा, एक सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं मैं, सीधा सवाल, क्या ये सिर्फ और सिर्फ पैसों का खेल है? जी, मुझे इसमें ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई शक नहीं है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इसमें सारा कुछ खेल पैसों का ही है। ये एक आजकल नीट की परीक्षा एक प्रतिष्ठित परीक्षा है और इससे ही हमारे टॉप जो छात्र होते हैं वो टॉप डॉक्टर हमारे बनते हैं। और हम देख रहे हैं कि 30 लाख अभी तो हमारे सामने जले हुए और चेक मिल रहे हैं। इससे पहले भी बहुत बार ये इस तरीके की चीजें आरोप लगते रहे हैं कि इसमें लाखों लाख रुपए का खेल होता है और इसे लीक करने की कोशिश की जाती है, कभी कर दी जाती है। पहले तो इस तरीके के भी आरोप लगा करते थे कि छात्रों को ओएमआर शीट खाली छोड़ देने के लिए कहा जाता था और ओएमआर शीट में बाद में से मार्क्स डाल दिए जाते थे, मार्क्स कर दिए जाते थे आंसर। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है, ये सब सारी चीजें अगर अब गंभीरता से इसका सत्यापन होगा तब पता चलेगा। लेकिन पैसे का तो खेल है ही है। ये हमारे यहाँ इतनी लिमिटेड सीट हैं और इतने ज्यादा अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा को देने के लिए और सभी चाहते हैं कि डॉक्टर बनके और अपना करियर अच्छा बनाए, एक मुकाम हासिल करे अपने जीवन में। तो इसके लिए वो कुछ भी कर पाने के लिए तैयार हैं। आप देखिए कि जो छात्र अभी नीट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं वो विदेशों से जाके और लाखों करोड़ रुपए खर्च करके वो डिग्री लेके आते हैं। तो ये सब कुछ तो पैसे का ही है। और हालांकि इसमें बड़ी तादाद में ऐसे छात्र भी हैं जो पैसे दे खर्च कर पाने में असक्षम है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के, निम्न वर्ग के बड़ी तादाद में छात्र हैं जिनके लिए एक जीने मरने की चीज होती है। उन्होंने सालों मेहनत करी है, सब कुछ छोड़ के मेहनत किया है और जब लास्ट में जब उनको अपने मेहनत का परिणाम प्राप्त करने की जब स्थिति जाहिर है कि एज रिस्ट्रिक्शन है, अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्शन है, तमाम तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं और उससे स्टूडेंट सफर करते हैं। अगर आप री नीट की आप बात करें, डॉक्टर निमि रस्तोगी, 1 मिनट का समय आपको दे पाऊंगी और फिर उसके बाद सौरभ जी आपको भी 1 मिनट का क्लोजिंग कमेंट के साथ। निमि रस्तोगी, स्टूडेंट्स क्लियर कह रहे हैं, न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि शिक्षाविद भी कह रहे हैं कि आप भले ही रीनीट की मांग कर रहे हो लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है सॉल्यूशन कि रीनीट करवा दिया जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली पूर्णिमा, देखिए जो चीज हम देख रहे हैं वो एक सिम्टम है, बीमारी कहीं बहुत नीचे छोड़ आए हैं जो तंत्र की कमजोरी की तरफ इशारा करती है और जब सिस्टम कमजोर होता है तो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने वाले आ जाते हैं और उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, मसल पावर, पैसा, ये सब ऐसा कॉन्कॉक्शन है, एक ऐसी रेसिपी है जो हर जगह देखने को मिलती है। तो ये जो अभी आप देख रही हैं ये सिर्फ सतह है, इसके नीचे न जाने कितने सालों से ये कुछ कुछ मात्रा में होता आ रहा है और अब वो इतना डिजर्व हो गया है, इतने खुले तौर पे हो गया है कि पूरे देश की कॉन्शियस को इसने हिला दिया है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स दोनों की बात करनी पड़ेगी। ये तो आ सकते हैं कि नीट रद्द होना चाहिए या क्या फॉर्मूला डिवाइस होना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में मैं ठीक है, मैं आपके सामने रीनीट की बात इसलिए लेकर आई क्योंकि आपकी पार्टी रीनीट की मांग कर रही है, इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि वो प्रैक्टिकली नहीं फीजिबल है लोगों के लिए कि रीनीट देना, न शिक्षाविद को लगता है ना स्टूडेंट्स को लगता है ऐसा। सौरभ जी जल्दी से आपसे एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी क्योंकि रीनीट इधर रख देते हैं उसको। कुल मिलाकर जैसे भी हो, अगर सिस्टम करप्ट है तो सिस्टम बदल दीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें?
नया सिस्टम खड़ा करिए जो करप्ट ना हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही ना कि अगर सिस्टम करप्ट सिस्टम से पैदा हुआ व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो वो पूरे ज्यादा घातक वो घातक है, सबसे बड़ा घातक है। तो आप समझिए इस बात की गंभीरता को कि यहां पर बैठे अगर हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और राजस्थान में आज सीबीआई ने बैठा पाए, वो नहीं बैठा पाए, अब अपनी जो है सरकारें थी वहां पर, जो हमारी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी बता रही है संजय सिंह का बैकग्राउंड चेक किया जाए उनके, तो वो क्या निकलेगा। क्योंकि मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, देखिए आपको राजनेताओं के ऊपर जो हम भरोसा करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत घातक होता है। ये दिखावा कुछ और करते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। और सीधी सी बात है, जैसे प्रियंका गांधी या अन्य नेता जो है नीट के ऊपर वीडियो शेयर कर रहे हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है तुरंत इस पर लगाम लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सरकार को इस पर जो है एक कानून बनाना चाहिए कि तब तक कोई भी अफवाह आप नहीं फैला सकते इस पर जो है, और इसकी पूरी जांच करके जो दोषी है उसको ऐसी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए कि उसके बाद ये शिक्षा माफिया जो है ना कभी दोबारा जो है ये जेल के अंदर जाए और दोबारा इस तरह की हरकत ना सोचे। अगर जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा री एग्जाम कराने का जो भी है, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से छात्रों ने मेहनत की है, दिन रात उनकी पढ़ाई लिखाई, पैसा उसमें लगा हुआ है, उस पर कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार को कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो लाखों परिवार जो एक सरकार पे भरोसा करके उनको वोट देता है, सिस्टम में लेकर के आता है, वो उनके ऊपर जो है कम से कम भरोसा जताएं कि हाँ हम आपकी वोटों से हमारी सरकार बनी है और आपके बच्चों का भविष्य हम जो है वो उससे खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस पर ये पेटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जो इस वक्त हो रही है। कम से कम उस पेटी पॉलिटिक्स को किनारे रखकर बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो उस पर मिलजुल कर ही सही, लेकिन एक समाधान की बात करनी चाहिए।